आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर के मतदान को अब बस 10 दिन बाकी रह गए हैं। प्रचार का काम पूरे शबाब पर है। मतदाताओं को रिझाने में कोई भी पार्टी और उसका उम्मीदवार कोई कसर इन दिनों नहीं छोड़ रहा है। हर उम्मीदवार जिस तरीके से प्रचार कर रहा है, अपने और अपने दल की खूबियां बता रहा है, लेकिन ऐसे कम ही उम्मीदवार होते हैं जो अपने बारे में सब कुछ साफ साफ जनसभाओं में बताते हों, खास तौर पर अपनी संपत्ति के बारे में या फिर अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों के बारे में। लेकिन उम्मीदवार चुनाव आयोग से ये सब नहीं छुपा सकते। उम्मीदवारी का पर्चा भरते वक्त तमाम उम्मीदवारों को चुनाव आयोग को एक हलफनामा देना होता है, जिसमें वो अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी तो देते ही हैं और ये भी बताते हैं कि उनके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य ज़रूरी जानकारियां भी उन्हें देनी होती हैं। ये हलफनामा मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के बारे में राय बनाने में मदद साबित करता है। ये जो हलफनामा दिया जाता है यह उपलब्ध होता है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर और कोई भी वोटर अपने कैंडिडेट की जाकर इन तमाम चीज़ों को देख सकता है। ये सार्वजनिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। क्या आप भी अपने उम्मीदवार के हलफनामे में दी गई जानकारियों को देखते हैं? आपको देखना चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी सिलसिले में एक अहम फैसला सुना दिया है, जो आज जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आज कहा कि मतदाताओं को जानने का अधिकार एब्सोल्यूट यानी संपूर्ण नहीं है और चुनाव में उतर रहे उम्मीदवारों को अपनी या अपने आश्रितों की हर चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को सार्वजनिक करने की जरूरत भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वही चल संपत्ति जो बहुत महंगी हो और किसी की आलीशान जीवन शैली को बताती हो, उसको ही नामांकन के वक्त सार्वजनिक करने की जरूरत है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश की तेजू विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार करिको क्री के चुनाव को सही ठहरा दिया है। करिको क्री 2019 में नागालैंड की तेजू विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले साल जुलाई में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिका के आधार पर उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। याचिका में हारे हुए उम्मीदवार ने दलील दी थी कि करिको क्री ने नामांकन के दौरान अपनी पत्नी और बेटे की 3 गाड़ियों का सार्वजनिक न कर मतदाताओं पर नाजायज प्रभाव का इस्तेमाल किया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का वो आदेश रद्द कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये वाहन नामांकन से पहले ही या तो दान किए जा चुके थे या बेचे जा चुके थे और इन्हें करिको क्री की पत्नी या बेटे का नहीं माना जा सकता। इसीलिए इन 3 वाहनों के बारे में जानकारी न देना करिको क्री के खिलाफ नहीं बनता था। गाड़ियों के बारे में जानकारी न देना जन प्रतिनिधि कानून 1951 के सेक्शन 1232 के तहत करप्ट प्रैक्टिस यानी भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता है। इसी के आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, हम ये मानने के पक्ष में नहीं है कि उम्मीदवार को अपनी पूरी जिंदगी मतदाताओं के सामने जांच के लिए खोलकर रख देनी चाहिए। ऐसे मामले में उन मामलों में उम्मीदवारों का निजता का अधिकार जीवित रहेगा जिन्हें जानना वोटर के लिए जरूरी नहीं है। इसीलिए उम्मीदवार की हर संपत्ति को ना बताना उसकी उम्मीदवारी में खोट नहीं बनता, उसके चरित्र पर तो बिल्कुल भी नहीं बनता। कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी कि मतदाताओं को जानने का अधिकार संपूर्ण है। यह जरूरी नहीं कि कोई उम्मीदवार अपनी और अपने ऊपर आश्रित परिवार की हर चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कपड़े, जूते, क्रॉकरी, स्टेशनरी, फर्नीचर आदि को सार्वजनिक करे, जब तक कि वो इस कीमत के ना हो कि खुद में एक बड़ी संपत्ति मानी जाए या उम्मीदवार की ऐसी लाइफस्टाइल को व्यक्त करें जिससे सार्वजनिक करना जरूरी हो, यानी वैभव या आलीशान से संपूर्ण हो। कोर्ट ने एक उदाहरण से बताया कि कोई उम्मीदवार या उसका परिवार अगर कोई बहुत महंगी घड़ियां रखता हो तो उन्हें सार्वजनिक करना जरूरी होगा, क्योंकि वो हाई वैल्यू यानी बेशकीमती एसेट्स हैं और उनकी एक सामान्य नहीं बल्कि आलीशान जीवन शैली को वो बताते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई एक सख्त नियम नहीं हो सकता और हर केस को उसके तथ्यों के हिसाब से तय करना होगा। अब सवाल यह है कि किसी उम्मीदवार की संपत्ति को कहां से आलीशान मानना शुरू किया जाए, क्योंकि इसे लेकर सबका अपना एक परसेप्शन हो सकता है।
भारत जैसे देश में जहां कोई उम्मीदवार बहुत गरीब भी हो सकता है और करोड़पति और अरबपति भी हो सकता है। ऐसे में किसी के लिए कोई संपत्ति आलीशान हो सकती है तो किसी दूसरे के लिए वो सामान्य हो सकती है। ऐसे में ये लोग ऐसा मामला बन सकता है जहां हर उम्मीदवार के पास अपनी संपत्ति सार्वजनिक ना करने के लिए कोई तर्क हो। मामला गंभीर है। क्या सभी चीज डिक्लेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या वोटर के पास अधिकार एब्सोल्यूट है या नहीं है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनावों पर रिसर्च से जुड़ी भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के को फाउंडर जगदीप छोकर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कि मतदाताओं को जानने का अधिकार संपूर्ण यानी एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने फैसला अभी पढ़ा नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई पूरी या उचित प्रक्रिया शायद नहीं दे सकता। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2002 में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वोटरों को उम्मीदवार के आपराधिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक पृष्ठभूमि और वित्तीय पृष्ठभूमि के जाने के बारे में पूरा अधिकार है। और जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी उसमें उन्होंने लिखा था कैंडिडेट के एसेट्स और लायबिलिटीज, कैंडिडेट के स्पाउस के एसेट्स और लायबिलिटीज और कैंडिडेट के डिपेंडेंट्स के एसेट्स और लायबिलिटीज, और अगर उनने किसी सार्वजनिक इकाइयों का कोई ऋण वापस करना है उसकी डिटेल। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल फैसला था। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन इस फैसले के थ्रू हुई है तो उसको ज़रा डिटेल में देखना पड़ेगा कि क्या फ़र्क है और क्या फ़र्क होना चाहिए और कौन सा वाजिब है कौन सा नहीं है। ये दोनों फैसलों को कंपेयर करके पता लगेगा, जो अभी तक मैं तो नहीं कर पाया हूँ। ये भी आपसे पूछना चाहूँगा मैं छोकर साहब कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये गुंजाइश पैदा नहीं हो जाएगी कि हर उम्मीदवार अपने एसेट्स की व्याख्या अपने हिसाब से करने लगे? किसी उम्मीदवार के लिए कोई संपत्ति सामान्य हो सकती है तो किसी और के लिए वही संपत्ति आलीशान और बेशकीमती एसेट हो सकती है। नहीं, देखिए, संपत्ति मेरे ख्याल में सामान्य तो नहीं कह सकते कि भाई एक आदमी के पास एक कार एक मकान सामान्य है और दूसरे उम्मीदवार के लिए 6 कारें और 6 मकान सामान्य है। ऐसा सामान्य का कोई डेफिनेशन मेरे ख्याल में अभी तो नहीं है, और अगर कुछ डेफिनेशन होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा और उस पर फिर चर्चा होगी। लेकिन जो अभी तक फैसला सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है या चल रहा था, ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने उस फैसले को ओवर रूल किया है या उस फैसले के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन दी है। क्योंकि अभी तक जो प्रिंसिपल ये था कि हर उम्मीदवार को अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल्स देनी पड़ेगी, और एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये कानून में डिफाइंड है। तो उसमें कोई संशय तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें जैसा मैंने कहा कि फैसला पूरी तरह पढ़ना पड़ेगा, उसकी ज़रा डिटेल और पेचीदगियां देखनी पड़ेंगी कि क्या मामला है। आमतौर पे ये कहना कि एक कैंडिडेट ये फैसला कर सकता है कि वो अपने एफिडेविट में क्या दिखाए और क्या ना दिखाए, ये प्राइमा फेसी ठीक नहीं लगता, क्योंकि जो दिखाना है वो सबको बराबर दिखाना है। किसी उम्मीदवार को ये मेरे ख्याल में तो राइट नहीं हो सकता कि मैं इतना दिखाना चाहता हूं और बाकी मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये कानून लागू हो रहा है, इसमें किसी एक आदमी को अपना फैसला करने का अधिकार मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा मैं अब तीसरी बार कह रहा हूँ कि फैसले को डिटेल में पढ़ने के बाद ही ये पता लग पाएगा। लगता है कि एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल सकता है आज की इस रूलिंग के हिसाब से, जो आप समझा पा रहे हैं छोकर साहब।